हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ गेमेटोफाइट्स इन ब्रायोफाइट्स। सो आज हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आई होप आपको जो मैंने पिछली वीडियोस डाली हैं वो भी अच्छी लगी होंगी, वो भी समझ में आई होंगी। सो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम गेमेटोफाइट का एवोल्यूशन पढ़ेंगे, बिकॉज हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उसके अंदर उसके लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, गेमेटोफिटिक फेज एंड द स्पोरोफिटिक फेज। तो किस तरह से वो गेमेटोफिटिक फेज जो है वो एवोल्यूट हुआ सभी ब्रायोफाइट्स में, क्योंकि हम देखते हैं कि गेमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो सभी ब्रायोफाइट में एक जैसा नहीं है, हर जगह पर चेंजेस आई हैं। तो जब चेंजेस आती हैं उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। और चेंजेस एक साथ नहीं आती, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के साथ साथ चेंजेस आती जाती हैं और एवोल्यूशन होता है। उसी प्रकार इसके अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर भी गेमेटोफाइट में चेंजेस आती गई टाइम टू टाइम, और किस तरह से गेमेटोफाइट जो है वो इवॉल्व हुआ, राइट। तो इसको अब हम पढ़ेंगे। इसके लिए बस थ्योरीज़ हैं, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ ब्रायोलॉजिस्ट थे जो इसके सपोर्ट में कुछ अपनी ही एजम्पशंस देते गए, तो वही हमने पढ़ना है। तो evolution of thalli in bryophytes is much disputed problem, and there is no substantial fossil evidences of bryophytes that support to the sequential evolution theory of gametophytes among bryophytes। तो कोई भी एक हम ये नहीं बोल सकते कि पुख्ता सबूत है कि यहीं से ही ब्रायोफाइट का एवोल्यूशन हुआ है, कि कोई एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, फॉसिल हमें कोई फॉसिल्स नहीं मिले कि हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे था। तो ये जस्ट क्या है, कुछ थ्योरीज़ हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, वो थ्योरीज़ हम देखेंगे अभी। तो देयर आर 2 अपोजिंग थ्योरीज, 2 थ्योरीज़ हैं। अब यहाँ पर भी ऑपोजिशन आ चुकी है, कुछ ग्रुप कुछ और बोल रहे हैं और कुछ ग्रुप उसका ऑपोजिट बोल रहे हैं। तो हमें जस्ट उनके जो ये बोल रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है कि किस तरह से इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। नाउ अब 2 थ्योरीज कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज रेट्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव एवोल्यूशन थ्योरी, एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन थ्योरी। तो 2 तरह की थ्योरी है, फर्स्ट इज रेट्रोग्रेसिव एंड द सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव। तो पहले हम इस दोनों टर्म्स को समझेंगे। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ कम्प्लेक्स से सिंपल हो जाती है, मीन्स अगर कोई चीज़ है जिसके पास बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को लूज़ करते करते सिंपल बन जाएगी। मीन्स जो एवोल्यूशन होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। हमें पता है एवोल्यूशन किस तरह से होता है, हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है। अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन बींग्स की ही, पहले टाइम पर जो ह्यूमन बींग्स थे, हम कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो मंकीज़ हैं, एप्स हैं ना, तो वहाँ से धीरे 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 जो है एवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले जो लोकोमोशन था वो बाइपेडल था, हम जो चलने का जो तरीका था वो किस तरह से हाथ पाँव के बल जो है चला जाता था। धीरे 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 वो आज हम अपने 2 पाँव या 2 टांगों से चलते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ हम गए, है ना, सिंपल से हम कम्प्लेक्स की तरफ गए, तो वहाँ पे प्रोग्रेशन हुई, वहाँ पे प्रोग्रेस हुई। लेकिन फर्स्ट थ्योरी क्या है, फर्स्ट थ्योरी इज रेट्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव मीन्स कम्प्लेक्स से सिंपल में जाना, उल्टा हो जाना, ठीक है, उल्टा, सिंपल से कम्प्लेक्स की नहीं जाना, उल्टा कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ चलते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। नो मैकेनिज्म ऑफ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। नो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रिमिटिव गेमेटोफाइट वॉज एन इरेक्ट लीफी शूट। अब क्या बोला, जो प्रिमिटिव गेमेटोफाइट था, जो पहला गेमेटोफाइट था वो कैसा था, वो इरेक्ट था, ठीक है, लीफी था, मीन्स उसके ऊपर लीव्स थे, लीफी शूट थी, और सिमेट्री कैसी थी, रेडियल सिमेट्री थी, ठीक है।
और ऐसा किस में देखा जाता है? मॉसिस में। हमें पता है मॉसिस के पास इरेक्ट सिस्टम होता है, शूट होती है छोटी सी, उसके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम देखते थे और वैसा ही स्ट्रक्चर हमें कैलोब्रायल्स में भी देखने को मिलता है। तो कैलोब्रायल्स जो है वो एक ऑर्डर है हमारे हेपेटिकोप्सीडा का, लिवरवर्ट्स में आता है। तो उस तरह से हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता था जो प्रिमिटिव था, फर्स्ट गेमेटोफाइट था जो। और इन्हीं एंसेस्ट्रल फॉर्म से हमारे पास डॉर्सी वेंट्रल थैलाई मिला, किसका? लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स का। हमें पता है लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स का जो थैलस होता है दैट इज़ डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन, इस तरह से होता है, राइट। और जो हमारे पास ये मॉसिस का होता है वो हमें इस तरह के लीव्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो यहाँ से यहाँ की तरफ गया, यहाँ से यहाँ की तरफ गया, यहाँ पे मिड रिब होगी, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा भी है फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल, मीन्स रिग्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी को बढ़ाते जाना, ठीक है। अमंग द प्रोपोनेंट्स ऑफ द रेट्रोग्रेसिव थ्योरी, अब इसको सपोर्ट किस किसने किया? वेटस्टेन नाम का साइंटिस्ट था, गोएबल, कश्यप, इवान, मेहरा, जिमरमैन एंड उधार। ये कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तो इन्होंने ये कहा कि जो प्रिमिटिव गेमेटोफाइट था, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इरेक्ट लीफी शूट थी और वो विद रेडियल सिमेट्री। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला है? रिडक्शन इन द लीफ डेवलपमेंट इन सच अ वे, इन सच अ primitive bryophytic member of Bryopsida leading to the evolution of dorsiventral thalli of acrogynous jungermannials, जिनको हम एड्जीरियल्स बोलते हैं क्योंकि इनको दो में क्लासीफाई किया गया था बाय स्मिथ, एक्रोगाइनस एंड एन एक्रोगाइनस। तो जो एक्रोगाइनस होते हैं वो मेड्जीरियल्स होते हैं, ये एक ऑर्डर है, और मार्केंशियल्स और एंथो। इन्होंने बोला कि लीफ की डेवलपमेंट जो है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। किस में रिड्यूस हुई? जो प्रिमिटिव मेंबर थे। हमने बोला प्रिमिटिव मेंबर जो थे वो इरेक्ट लीफी थे, इरेक्ट लीफी शूट थी उनकी, मीन्स उनके ऊपर लीव्स थे। वो लीव्स धीरे धीरे डेवलपमेंट उन लीव्स की कम होती गई, रिड्यूस होती गई, और जिससे क्या बन गए? जिससे एवोल्यूशन हो गया किसका? डॉर्सी वेंट्रल थैलाई, ठीक है। हमें पता मार्केंशियल्स में, एंथोसिरोटेल्स में, मेड्जीरियल्स में कौन कौन आते हैं? पीलिया वगैरह, ठीक है, इकार्डिया, फोजोम्ब्रोनिया। तो यहाँ पर जो इनका थैलाई होता है वो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होता है, तो ये बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? वेटस्टेन। वेटस्टेन जो था 1903 से लेकर 1908 में इसने क्या बोला? हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव एंसेस्टर्स में बी traced in the leafy gametophytes of calobryals and several true mosses। उन्होंने बोला कि जो प्रिमिटिव एंसेस्टर्स थे वो कहाँ से ट्रेस हुए? या तो फिर वो कैलोब्रायल्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो वेरियस ट्रू मॉसेस हो सकते हैं। ट्रू मॉसेस में ब्रायम, फॉन्टिनेलिस, पॉलीट्राइकम, तो दीज आर द मॉसेस, ट्रू मॉसेस होते हैं, ठीक है। इरेक्ट सिस्टम हैविंग लीफी शूट्स, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है पहला हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स ये सच में नहीं था, जस्ट वो कह रहे थे कि कैलोब्रायल्स के लीफी गैमेटोफाइट से या फिर जो ट्रू मॉसेस है उनके लीफी गैमेटोफाइट से ट्रेस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉसिबल अप्रोच टू सच अ हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव एंसेस्टर में ऑल्सो बी ट्रेस्ड in the several branches of some prostrate form of thalloid and leafy hepaticopsida। तो उन्होंने बोला कि ये जो पॉसिबल अप्रोच है कि इस तरह के कौन से प्रिमिटिव एंसेस्टर्स हो सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पे ट्रेस किए गए? कुछ सेवरल ब्रांचेस ऑफ सम प्रोस्ट्रेट फॉर्म्स ऑफ थैलॉइड, मीन्स कुछ ऐसे थैलॉइड ब्रायोफाइट्स जिनके अंदर प्रोस्टेट फॉर्म्स हैं, या फिर लीफी हेपेटिकोप्सिडा। लीफी हेपेटिकोप्सिडा हमें पता है जंगमैनियल्स में आ जाते हैं और हमारे यहाँ पे कैलोब्रायल्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इवांस। 1939 में ही वॉज द
एक्टिव सपोर्टर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। जो रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ये उसका बहुत एक्टिव सपोर्टर था। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे इसने बोला कि एवोल्यूशन ऑफ थैलॉइड ब्रायोफाइट्स फ्रॉम द इरेक्ट लीफी शूट्स ऑफ फोलियोस मेंबर्स। जो थैलॉइड ब्रायोफाइट्स बने, थैलॉइड ब्रायोफाइट्स में मार्किनशियल्स, एंथोसिरोटेल्स, मैक्सिरियल्स, राइट, ये सारे आते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये कहाँ से एवोल्यूट हुए? ये हुए इरेक्ट लीफी शूट से। इसने बोला ऐसा, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव सपोर्टर था इस रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का। इन जेनरा लेपिडोजिया एंड लिज्यूनिया, ये 2 जेनरा हैं। इसके अंदर डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन्ड हमें बायलेटरली, डॉर्सी वेंट्रली बायलेटरलिटी मिलती है। वो कैसे मिलती है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वेंट्रल लीव्स थे वो धीरे धीरे उनका साइज़ जो है वो रिड्यूस होने लगा। तो जब उनका साइज़ रिड्यूस होने लगा तो हमें जो हमारे पास जो सिमेट्री थी वो बायलेटरली बन गई, बायलेटरल सिमेट्री आ गई, और जो थैलस था वो डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट होता गया। ठीक है, इसके बाद है प्लेगोचाइला। प्लेगोचाइला में जो हमारे वेंट्रल लीव्स हैं वो म्यूसिलेजिनियस पैपिले बन गए। क्या बन गए? म्यूसिलेजिनियस पैपिले बन गए। रेडिकुला में वो टोटली डिसअपेयर्ड हो गए, रेडिकुला में वो टोटली डिसअपेयर्ड हो गए। तो नेक्स्ट ये था कि जो हमारी एक्सिस है वो फ्लैट होती जाएगी। ठीक है, एक्सिस फ्लैट होती गई, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे ये हमारे लीफी शूट्स थी, जो इरेक्ट लीफी शूट्स थी, उसमें बीच में क्या होती है? एक एक्सिस होती है और उसके ऊपर लीव्स होते हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं, लैटरल लीव्स होते हैं। तो ये वाली जो एक्सिस थी वो फ्लैट होती गई, और साइज़ जो है लेटरल लीव्स का वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जिसमें हमने देखा पिलिया में, मार्किनशियल्स में और एंथोसिरोटेल्स में, यहाँ पे कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गए। कौन से? लेटरल लीव्स, और एक्सिस कैसे हो गई? फ्लैटन्ड हो गई। लेकिन कुछ ऐसे जेनरा थे, ज़ोप्सिस एंड स्किफ्नेरिया, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज शो कर रहे थे। मीन्स इनमें पूरी तरह से एक्सिस फ्लैट नहीं हुई थी, और लेटरल लीव्स का भी जो साइज़ है वो पूरी तरह से नहीं अभी छोटा हुआ था, लेकिन डिक्रीज़ नहीं हुआ था। एक ऐसे स्टेज ये शो कर रहे थे जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेज बोल सकते हैं बिटवीन दिस पिलिया, मार्किनशियल्स एंड एंथोसिरोटेल्स। और दूसरी साइड कौन होगा? दूसरी साइड कोई भी लीफिंग गेमेटोफाइट। तो लीफिंग गेमेटोफाइट से ये बने, और बीच में ये क्या शो करेंगे? इंटरमीडिएट स्टेज, राइट। इसके बाद है इन मार्केंशिया। हमें पता है मार्केंशिया के अंदर एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स होते हैं। ठीक है, स्टॉक्स होते हैं, और स्टॉक्स के ऊपर एंथ्रीडियम बनता है, और आर्किगोनियम जो है वो बनता है। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर हम बोलते हैं मार्केंशिया के अंदर। ये भी क्या होते हैं कि इनके पास क्या होती है? रेडियल एंड इरेक्ट लीफी। ये कैसे होते हैं? रेडियल एंड इरेक्ट लीफी। ये वैसे ही रहे, लेकिन जो हमारे पास एक्सिस थी वो फ्लैट हो गई, और लीव्स क्या कर गए? रिड्यूस कर गए। ठीक है, जो एक्सिस थी वो फ्लैट हो गई और लीव्स जो है वो रिड्यूस करके। लेकिन ये एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर, इसके अंदर कौन से आ गए? रेडियल सिमेट्री यानी इरेक्ट लीफी। ये ऐसे ही रहे, ये चेंज नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट था गोएबल। गोएबल ने 1906 में मोनोसेलेनियम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। सो दिस इज़ मोनोसेलेनियम। हम मोनोसेलेनियम देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर भी जो हमारी एक्सिस है वो फ्लैट हो चुकी है। ठीक है, एक्वेटिक होता है, ये पानी में पाया जाता है। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये भी कहाँ से ओरिजिनेट हुई होगी? ये भी रेट्रोग्रेसिव से ओरिजिनेट हुई होगी, फ्रॉम इरेक्ट लीफी गेमेटोफाइट से। ठीक है, तो दिस इज मोनोसेलेनियम। तो इसके ऊपर किसने काम किया था? गोएबल ने। दिस वन इज ज़ूओप्सिस। इसमें अगर हम देखें तो एक्सिस तो फ्लैट है, लेकिन अभी भी लीव्स इसके ऊपर हैं, छोटे छोटे लीव्स हैं, पूरी तरह से अभी रिड्यूस नहीं हुए हैं।
तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज शो कर रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये मैं आपको पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ये इमेज है ज़ूप्सिस की, जो मैंने नेट से ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केंशिया या एंथोसिरो का वो देखते हो, थैलस देखते हो, तो वो फ्लैटर्न होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटर्न होता है, और वो पूरी तरह से एक्सिस उसमें फ्लैट हो जाती है। तो वो एक वहाँ पे डिसअपेरेंस हो जाती है हर चीज़ की। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज शो करता है। नेक्स्ट इज शिवराम कश्यप। 1919 में इन्होंने भी रिडक्शन सीरीज़ देखी। ये इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं। बहुत सारे इंडियन लिवरवर्ट्स की इन्होंने स्टडी की है, मार्केंशियल्स से जितनी भी हमारी लिवरवर्ट्स आती हैं स्पेशली उनको, और उनके अंदर भी इन्होंने क्या देखा, रिडक्शन सीरीज़ देखी कि जो गमीटोफाइट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो उसकी जो अपीयरेंस है वो हमारी जैसे मार्केंशिया उसकी तरह होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन होता जा रहा है, जितने भी लीव्स हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, एक्सिस फ्लैट होती जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने वेरियस रिडक्शन सीरीज़ जो है वो देखी। नाउ दिस रिडक्शन सीरीज़ टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स में रिडक्शन सीरीज़ हो रही थी। वो जो 3 स्टेप्स हैं मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। The principal points in the reduction series from Markensia as a basic type, Markensia को basic type माना उन्होंने। तो इसके अंदर कौन से रिडक्शन सीरीज में कौन कौन से प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ एसिमिलेटरी फिलामेंट्स इन द एयर चैम्बर। हमें पता है एयर चैम्बर होता है मार्केंशिया के थैलाई में। इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम उसका देखते हैं तो वहाँ पे एयर चैम्बर होता है, उसके अंदर एसिमिलेटरी फिलामेंट्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ पोर्स। हमें पता है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो पोर्स की जो है सिंप्लीफिकेशन होती है। एंड थर्ड वन इज द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ द स्टॉक्स ऑफ एंथेरिडियोफोर्स एंड आर्कोगोनियोफोर्स फ्रॉम द टर्मिनल टू डॉर्सल पोजीशन ड्यू टू कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द थैलस, ठीक है। तो इनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द लॉस ऑफ एसिमिलेटरी फिलामेंट्स इन द एयर चैम्बर्स। हमें पता है एयर चैम्बर्स होते हैं और ये एयर चैम्बर ओपन्स आउटसाइड वाया एयरपोर। तो यहाँ पर ग्रेजुअल रिडक्शन सीरीज़ देखी गई, ठीक है। इन मार्केंशिया एंड प्रीसिया द थैलाई शो कम्प्लेक्सिटी इन हैविंग एयरपोर्स, एयर चैम्बर्स विच आर फुल ऑफ एसिमिलेटरी फिलामेंट। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है मार्केंशिया के केस में और प्रीसिया के केस में। थैलाई के अंदर एयरपोर्ट्स होते हैं और वो एयरपोर्ट्स होते हैं प्लस एयर चैम्बर्स होते हैं, और वो एयर चैम्बर्स के अंदर एसिमिलेटरी फिलामेंट्स होती हैं। लेकिन ये एसिमिलेटरी फिलामेंट्स धीरे धीरे रिड्यूस करती गई। जब हम कोनोसेफेलम का स्ट्रक्चर देखा हमने, कोनोसेफेलम कोनाइकम, इसके अंदर फिलामेंट बहुत शॉर्ट होती हैं एयर चैम्बर्स में, इसमें छोटी छोटी फिलामेंट्स रह जाती हैं, ठीक है। मीन्स फिलामेंट्स धीरे धीरे क्या कर रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है। वेसिलनेरिया एंड डेक्यूनेटा, इसके अंदर फिलामेंट जो है वो रूडिमेंट्री पैपिलेट सेल्स, ठीक है। इसके अंदर फिलामेंट जो है वो रूडिमेंट हो गई, जिनका कुछ काम नहीं रहा, और वो क्या किस में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे सेल्स में, पैपिलेट सेल्स में, हैविंग स्मॉल पैपिले। नेक्स्ट क्या हुआ, जो हमारा डिमोर्शिरा हिरुस्टा था, इसके अंदर तो टोटली एसिमिलेटरी फिलामेंट्स डिसअपेयर हो जाती हैं, क्योंकि जो इसका थैलाई होता है वो उसके अंदर किसी भी तरह के जोन्स ही नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर किसी भी तरह का हम चैम्बर्स दिखते ही नहीं हैं, चैम्बर्स दिखते ही नहीं हैं, सारे के सारे सेल्स ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका जो हमारे पास थैलाई है वो इस तरह से होगा तो सारे के सारे सेल्स इस तरह से होंगे, किसी भी तरह का कोई चैम्बर हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज़ द, इसमें हमने क्या देखा, एसिमिलेटरी फिलामेंट्स अल्टीमेटली डिसअपेयर ही हो गई, ठीक है। तो एसिमिलेटरी फिलामेंट्स होने का मतलब है कि अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, है ना। तो लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, कम्प्लेक्स सिंपल की तरफ जाता जा रहा है ना।
नेक्स्ट इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ पोर्स। जो पोर्स होते हैं वो सिंप्लीफाई होते गए। कम्प्लेक्स फॉर्म्स जितनी भी हैं, मार्केंशिया, प्रीशिया वगैरह, यहाँ पर पोर्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, बैरल शेप होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं थैलस में भी, एज वेल एज जो डिस्क होती है गेमेटोफोर्स की। ठीक है, डिस्क ऑफ गेमेटोफोर का मतलब क्या, अगर हमारे पास थैलाई है, इसके ऊपर स्टाक होगी और इसके ऊपर दो डिस्क होती हैं, एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर की, उसके नीचे क्या होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम होते हैं। तो इस डिस्क के ऊपर भी हमें क्या पाएंगे, दिस पोर्स। ठीक है, इन केस ऑफ कोनोसेफेलम एंजिबोलिया, डिस्क बेयर ओनली बैरल शेप पोर्स वाइल द थैलाई बेयर ओनली सिंपल पोर्स। पोर का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल हो गया। ठीक है, थैलाई के ऊपर सिंपल हो गया, लेकिन जो डिस्क थी उसके ऊपर अभी भी बैरल शेप रहा। एक्सोर्मोथिका एंड स्टिफेंसोनिलिया, इसके अंदर पोर्स जो थे थैलाई के ऊपर एज वेल एज ऑन द डिस्क, दे आर ऑफ सिंपल टाइप। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ रिक्शिया द वेल डिफाइंड पोर्स आर टोटली एब्सेंट। रिक्शिया में तो टोटली ही पोर्स एब्सेंट हो गए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन सीरीज चल रही है। पहले पोर्स थे, पहले तो बैरल शेप थे, बहुत कम्प्लेक्स टाइप के थे कि, लेकिन धीरे धीरे वो रिड्यूस होना शुरू हो गए, डिस्क पे रहे, थैलाई से एब्सेंट हो गए। लेकिन जब हम स्टिफेंसोनिलिया और एक्सोर्मोथिका देखा, वहाँ पर तो टोटली दो सिंपल वाले आ गए, थैलस पे भी, डिस्क से भी, और रिक्शिया में वो एब्सेंट हो गए। नेक्स्ट वन इज़ the gradual shifting of the stalks of enthydiophores and archegoniophores from the termini to the dorsal position due to the continuous growth of the thallus। क्योंकि हमें पता है जो थैलाई होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। तो यहाँ पे अगर वो स्टॉक आ जाती है ना, डॉर्सल, हमारे डॉर्सल पोजीशन पे आ जाती है स्टॉक। मेहरा, इसमें मेहरा साइंटिस्ट था 1969 में, इसने प्रपोज किया अबव हाइपोथेसिस को मार्केंशिया में किया। और हमें पता है एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम बॉर्न होते हैं टर्मिनल ऑन द स्टॉक्ड गेमेटोफोर्स। जो गेमेटोफोर्स अराइज करते हैं गेमेटोफाइट से, वो स्टॉक्ड होते हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक होती है, और उनके ऊपर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया जो है वो फॉर्म होता है। प्रिशिया क्वाड्रेटा एंड प्लैगियोगाज्मा आर्टिकुलेटम, द स्टॉक इज इनिशियली टर्मिनल बट बिकम्स डॉर्सल बाय द फर्दर ग्रोथ ऑफ द थैलस। इसमें जो स्टॉक थी वो पहले तो टर्मिनल पोजीशन पे थी, लेकिन वो धीरे धीरे कहाँ पे चलेगी, डॉर्सल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि थैलस ग्रो करता गया, तो वो पहले टर्मिनल पोजीशन पे थी, फिर वो डॉर्सल पोजीशन पे चली गई। Further downward shifting of the stalk is observed in Corsinia, where the female receptacle almost becomes sessile by the elimination of the stalk। कॉर्सिनिया में क्या देखा गया, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुई स्टॉक की, मीन्स जो स्टॉक थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और फीमेल रिसेप्टेकल ऑलमोस्ट बिकम सेसाइल हैविंग नो स्टॉक ही एलिमिनेट हो गई कॉर्सिनिया में। ठीक है, तो ये क्या था, हमने देखा यहाँ पर रिडक्शन सीरीज़ चली, और रिडक्शन सीरीज़ हमने तीन स्टेप्स में देखी। लॉस ऑफ एसिमिलेटरी फिलामेंट्स, किस तरह से एसिमिलेटरी फिलामेंट लॉस होती गई, सिंप्लीफिकेशन होती गई हमारे एयर पोर्स की, और नेक्स्ट इज द जो हमारी एंथ्रीडियोफोर्स और आर्किगोनियोफोर्स की स्टॉक थी वो टर्मिनल से डॉर्सल की तरफ चलेगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये थैलस इसके टर्मिनल पे है, जब यहाँ से ग्रो करता जाएगा तो ये जो स्टॉक यहाँ थी टर्मिनल पे वो यहाँ आ जाएगी, डॉर्सल पोजीशन पे हो जाएगी, तो टर्मिनल से हट जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो मैं इसके सेकेंड वीडियो में लेकर आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।